चलो बेटा आओ वापस, बीच में रुक गया था ये कुछ। हाँ जी, तो ये लीकेज फ्लो क्लियर है बिल्कुल। और फर्म को क्या आएगा, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, ये इंजेक्शन है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स जिन्हें जानना जरूरी है, बन सकते हैं जिनके बेस पर एमसीक्यू। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, एक बात लिखी है किताबों में विद इन 1 ईयर। यार ये बात मुझे थोड़ी कम हजम होती है। रीजन, एक दुकानदार ने कोई माल खरीदा बेचने के लिए, इस साल नहीं बिका तो आग लगा देगा क्या उसमें? फिर तो ये जो लिखा गया है किताब में विद इन 1 ईयर, एक ही साल में, ये थोड़ा मुझे शब्द रास नहीं आता, मैं इसको स्किप करता हूं इस लाइन को, तो मैं दूसरी बातें बताता हूं। ठीक है बेटा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो गुड्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या थे बेटा, याद दिलाना। हाँ बोलो। गुड्स विच आर परचेज्ड, बेटा फर्दर प्रोडक्शन तो मशीन से भी होता है देवी जी, हाँ या ना? फिर क्या मशीन को इंटरमीडिएट कहेंगे? तो पूरी लाइन बोलो या तो ये आधी लाइन है। गुड्स विच आर परचेज, पॉइंट नंबर 1, आइदर फॉर रीसेल, और पॉइंट नंबर 2, और टू बी यूज एज रॉ मेटीरियल। रॉ मेटेरियल मतलब होता है सिंगल यूज कमोडिटी। फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आपने क्या बोला और मैंने क्या बोला? एज रॉ मेटेरियल। अब जैसे गन्ने का रस दो चीजों से निकलता है, गन्ना प्लस मशीन, तो गन्ना रॉ मेटीरियल है पर मशीन रॉ मेटीरियल नहीं है, क्योंकि वो सिंगल यूज कमोडिटी नहीं है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। आपने जो 12th में पढ़ा उसमें से मैंने एक शब्द स्किप कर रखा है, विद इन 1 ईयर, या है ना? अब सेम बात बेटा, मैंने चेयर खरीदी है बेचने के लिए, नहीं बिकी इस साल तो आग लगा दूंगा क्या? तो फिर तो ये जो शब्द लिखा होता था ना, मुझे तो ये शब्द रास नहीं आता, तो मैं इस शब्द को बोलता भी नहीं, ना मैं इससे पहचान करता। आप चेयर रिसेल के लिए खरीदी हो तो वो रिसेल के लिए ही है, चाहे इस साल बिके चाहे बची हुई अगले साल बिके। ठीक है ना? तो मैंने वो शब्द स्किप करा है, विद इन 1 ईयर। अब फाइनल गुड्स क्या है? मत पढ़ो भैया, मेरा क्या जा रहा है। आईपीएस हो, आईटीएस है, क्या नाम है उसमें पढ़ो तो भी मैं पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन, और भैया चाहे डीयू में पढ़ो तो भी पढ़ाता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी पढ़ो। हाँ ये एमएस वाईएमएस जो भी है। फाइनल गुड्स, गुड्स विच आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, बस सीधी सी बात है, वो सब फाइनल गुड्स है। आर फाइनल गुड्स। अब ऐसे भी अब तो मुझे पहचान करनी है ना कि क्या है एमसीक्यू। अब फाइनल गुड्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड होते थे, ध्यान है क्या? फाइनल गुड्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड थे, कौन कौन से? कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, है ना? कैपिटल गुड्स को ही हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल देते हैं बेटा। भाई कैपिटल गुड्स को खरीदने को ही हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स की पहचान क्या है? फर्दर प्रोडक्शन तो घर पे लाकर भी करते हो आप मशीन से। फर्दर प्रोडक्शन के साथ ध्यान रखो कीवर्ड, फॉर फर्दर प्रॉफिट जनरेशन या वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो
फर्दर प्रोडक्शन करें, दैट इज वैल्यू एडिशन करें। पता नहीं कैसी भाषा बोल दे वो एमसीक्यू में, दैट इज प्रॉफिट जनरेट करें। भाई गन्ना खरीदा 10 रुपए का, जूस निकाल के बेचा 20 रुपए का, है ना। तो फर्दर प्रोडक्शन मतलब यहां गन्ना खरीदा घर के लिए 10 रुपए का, जूस निकाल के पी लिया, तो प्रॉफिट क्या जनरेट किया? नथिंग। वैल्यू एडिशन क्या की? नथिंग। तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। और भैया दूसरे क्या थे? कंजम्पशन गुड्स, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन होते थे, जो ऐसे ही था ना। अब गुड्स तो इतने से ही थे, और भी थे कुछ, बता दो मुझे, थे तो मैं भूल रहा हूं तो। बड़ी डेफिनेशन मैं लिख ही नहीं रहा हूं कहीं भी, मुझे तो एमसीक्यू के हिसाब से मतलब है। और आपने देखा भी होगा जो नोट्स लिखे हैं वो एमसीक्यू के लिए बढ़िया है, सफिशिएंट। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। एक सेकंड, कहां पर? जो फर्दर प्रोडक्शन करे, दैट इज वैल्यू एडिशन करे, दैट इज प्रॉफिट जनरेट करे, प्रोड्यूसर गुड्स। तो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। ट्रू फॉल्स? नहीं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। और क्या? अगर वो कैपिटल गुड्स है तो प्रोड्यूसर बनेगा, ये पक्का है ना। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट। ऑल इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। और क्या? इंटरमीडिएट है, अच्छा हाँ, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। सही है, ये गुड्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत है इतना एमसीक्यू। एक सेकंड बस। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो मैंने पहले भी पढ़ा दिया था ना शायद। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? ये प्रोड्यूसर गुड्स है। तो क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स केवल कैपिटल गुड्स हैं? पर क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? ये देखो, बढ़े आगे क्या? ऐसे ही हो रहा है इंटरमीडिएट से। बढ़े। और क्या था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, प्रोड्यूसर गुड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड थे? ध्यान दिलाओ। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही थे। लैंड का मतलब क्या था? जमीन। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय नेचर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बारिश हो, कुछ भी। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
प्रोवाइडेड बाय नेचर, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेबर का मतलब क्या था? ऑल ह्यूमन एफर्ट। कैपिटल मतलब क्या था? ऑल मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और एंटरप्रेन्योर क्या था? भाई पर्सन हु टेक रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लैंड के बदले क्या देते थे? एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी बेटा जो सरकार को हम लगान देते हैं ना, उसे रॉयल्टी कहते हैं। ह्यूमन एफर्ट के बदले क्या देते थे? या सीओई, कुछ भी कह दो। कैपिटल के बदले और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले, और इन सबका समी क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन आता था 12th में, ध्यान है कि एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट नेशनल इनकम हाउ। तो सप्लाई मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाली? जो उन पे खर्च किया। खर्च क्या किया? ये चार चीजें। इन चारों का टोटल क्या बना? नेशनल इनकम। थर्ड नंबर पे क्या था बताओ? फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम था, ऐसा कुछ? क्या था फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम जो दो साल तो सीधी सी बात है, जो बाइलेटरल है और जो यूनिलेटरल है, टू वे, कुछ दो कुछ लो। सिंगार कुछ दो कुछ लो का मतलब ये नहीं कि जन्मदिन पे पार्टी दी और गिफ्ट लिया, ठीक है ना। सिंगल वे। इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। थोड़ी बड़ी थ्योरी लिखवाऊं या चल जाएगा? ये चल जाएगा ना ये? वासु फिर छुट्टी पे, गुंजन छुट्टी पे। बच्चे मजाक मान रहे हैं। सीयूटी कहाँ की? बस करेंगे तुम्हारे पेपर खत्म हो जाए। 12 बजे तक अंकुर सर आ जाएंगे। नहीं आएंगे, अंकुर सर आएंगे 1:30-2 बजे तक। क्यों कहाँ जा रहे हो? कॉलेज से आएंगे ना, तो वहां से कॉलेज गए। 3 बजे तक चलेगी क्लास। आप 4 बजे भैया आ जाएंगे, एक घंटे ही बैठ जाऊंगा। मैं तो सुबह 7 बजे से पढ़ा। फोर्थ, अरे यहां ध्यान दे लें, स्टॉक वर्सेस फ्लो, याद है कुछ? स्टॉक क्या था? मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड फॉर का मतलब ही होता है पीरियड ऑफ टाइम। इंक्लूड इन नेशनल इनकम।
स्टॉक सबसे बढ़िया पहचान बैलेंस शीट के आइटम, फ्लो P&L के आइटम, इससे बढ़िया पहचान नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, नेशनल इनकम, स्टॉक और फ्लो। फ्लो इनकम P&L अकाउंट से निकलती है, बैलेंस शीट से। यह सबसे बढ़िया पहचान है, सबसे इजी पहचान। कैपिटल, कैपिटल किसको कहते हैं? फिक्स एसेट को। और एसेट्स कहां दिखाते हो? स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट्स बनाना, फ्लो। पहचान लोगे? बस एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं इसलिए यहां पर उसका अलग से, मनी सप्लाईज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये वाला पॉइंट पता नहीं क्यों बहुत आता है। मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है? और तो कुछ इसमें बताने लायक है भी नहीं। फिफ्थ, डोमेस्टिक टेरिटरी। ध्यान है? क्या? कर लूंगा मतलब? गलत हो रहे हैं तो मेहनत करो ना। मतलब कितनी खुशी से बता रहा, आराम से गलत हो रहे हैं। क्या था डोमेस्टिक टेरिटरी? अच्छा एक बात बता, सब छोड़, अमेरिका जाने में कम से कम कितने घंटे लगते हैं? एक सेकंड चुप रह जा। 24 घंटे मिनिमम, इससे कम नहीं लगते। 24 के 48 लग सकते हैं हॉट वाली अगर फ्लाइट हो तो, है ना? अगर मैं 2 घंटे में तुझे अमेरिका ले जाऊं, एक्चुअल अमेरिका, रियल अमेरिका, तो मजाक नहीं, और मात्र 800 रुपए के खर्चे में। वैसे आने जाने का खर्चा हमारा 2.5 लाख रुपए है। तो ध्यान आया कुछ? एम्बेसी भी छोड़ो, कोई अमेरिकन रेजिडेंट की अगर प्लेन खड़ा हुआ है भारत की धरती पर, जैसे आप उस प्लेन के अंदर एंटर होते हो तो भी कहा जाएगा आप अमेरिका में हो। कोई शिप जो ऑपरेटेड बाय अमेरिकन रेजिडेंट है वो भारत की टेरिटरी में है, उसके बावजूद भी वो भारत नहीं कहलाएगा। तो याद आ रहा है कुछ? ध्यान दिलाओ, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता था। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिन्हें आप समझते हैं हाँ कि ये भारत है, ठीक है, वो जो नक्शा, वो कांटेदार नक्शा। इसके बाद और क्या क्या इंक्लूड होता था? इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड एनीवेयर इन वर्ल्ड। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री बेस, सिचुएटेड एनीवेयर। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट। ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट। पुष्पा देखी है 2? देखिए, वो स्मगलिंग करता है ना चंदन की, श्रीलंका पहुंचाता है। किससे? ट्रक से श्रीलंका पहुंचाता है, मछुआरों की नाव से। तो श्रीलंका की आर्मी उन पर अटैक क्यों नहीं करती है भाई?
क्योंकि वो इंडियन वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की। अच्छा, तो फिर उस पे काय को कर देती है गंजे पे, इंस्पेक्टर पे? अरे वो वहाँ के वो फायरिंग कर देता है, क्या? वो फायरिंग करता है। नहीं, फायरिंग नहीं कर रहा होता, वो शांति से हाथ जोड़ता है, फिर भी आगे बढ़ता है, फिर गोली चलाते थे। वो क्यों? बहाने है ना। मछुआरों उसमें थी ना बोट, मछुआरों की वो पुलिस की थी। फिशिंग वेसल्स, वो फिशिंग बोट थी उनकी, और उसकी फिशिंग बोट नहीं थी। ठीक है, फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट। इसके अलावा ऑयल एंड गैस रिग्स, पाइपलाइन कह दो, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट, कहीं भी हो दुनिया में। इसके अलावा और भी कुछ था, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, समुद्र के बीच में कोई जहाज हवा में जा रहा है, एयरप्लेन, और भैया उसमें कोई कमी आ जाए, बीच में बड़ा विशाल समंदर है, ठीक है, यार पेट्रोल खत्म होने वाला हो तो लेके डूब जाए आदमियों को। बीच बीच में क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे ये जहाज वगैरह लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट। जहां भी दुनिया में ये है वो सब भारत है, सब भारत है। अगर कोई आदमी भारत में, रियल भारत में 1 साल से पैर नहीं रखता, पर वो इंडियन शिप पर 1 साल से है, तो माना जाएगा वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में ये 1 साल से। सही है? तो जब वो कंडीशन अप्लाई जाती है कि भाई पीरियड ऑफ स्टे 1 ईयर, तो उसका पीरियड ऑफ स्टे 1 ईयर काउंट होगा शिप में रहने के बावजूद। तो ये सब क्या है, भारत। और अगर मैं एक्सक्लूड की बात करूं तो अरे यही सब चीजें ऑपरेटेड बाई नॉन रेजिडेंट, खत्म बात। भैया कोई स्पेस में जा रहा है इंडियन में बैठ के, वो भी दिया हो जाए। क्या ये इसमें स्पेसक्राफ्ट की जिक्र है? नहीं है ना। अच्छा, स्पेस में किसका कब्जा है? अमेरिका का, रशिया का, चाइना का? अबे जब किसी का ही नहीं है तो वहां पे टेरिटरी की जंग ही क्यों होगी भाई? राहुल गांधी कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि वो 218 राहुल गांधी सोचता है उसके बारे में। तुझे पता है मेरा फेवरेट नेता है वो, उनके बारे में उल्टा मत बोलो सीरियसली, सीधा बोलो, बस सीधी बुराई करो। मजाक नहीं। वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। इस बार तो बंगाल में बीजेपी ही जीतने के साथ है। कितने करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला भैया, तो पता नहीं है। 218 करवा दिए कितने धरती बैठे। उसका जीजा अकेले कई करोड़ लोगों के बराबर है, उसने नहीं निकाला गरीब से बाहर। आओ, डोमेस्टिक टेरिटरी में यही सब अगर विदेशियों के तो क्या है, नॉट इंक्लूड है। वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। लिखूं क्या ये सारी लिस्ट बार? ये बात क्लियर है? रेजिडेंट, पहले मैं रेजिडेंट और सिटीजन में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करूंगा। हाँ जी, क्या डिफरेंस है रेजिडेंट और सिटीजन में बेटा? बॉर्न से तो बेटा जरूरी नहीं है ना। अब सोनिया गांधी जी बॉर्न इटली में हुई है, बट वो भारत की सिटीजन है। सबसे मेन बात, रेजिडेंट जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा, सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। आपके वो गए, वो तो कंटेनर होते हैं क्या? हाँ, कंटेनर हो गए। और जो धुरंधर टू में ऐसे लाखों कंटेनर पटे थे, अगर वो रशिया के होते तो वो तो ये हो जाता, तो क्या करना है उसमें मेजर को मारा। क्या वो ऑयल कंटेनर थे? वो ऑयल कंटेनर कोई ना थे। बात तो फिर ऑयल केरोसिन के थे।
इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और एक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, रेजिडेंशियल स्टेटस किससे कंसर्न होता है? इसका एग्जांपल है पैन कार्ड। पैन कार्ड इज प्रूफ कि आप रेजिडेंट है, ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप सिटीजन हैं। पैन कार्ड से आप वोटिंग राइट नहीं रखते हैं, इसका वो है वोटर आईडी। ये कंसर्न है कहां रहकर कमाते हैं, ये कंसर्न है कहां वोट कर सकते हैं, दैट इज कहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज से कुछ साल पहले बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जाता था अक्षय कुमार को लेकर के, कि अक्षय कुमार इंडिया का रेजिडेंट है बट सिटीजन नहीं है, कुछ सालों पहले, क्योंकि उस पर सिटीजनशिप थी कनाडा की। लेकिन अब अक्षय कुमार रेजिडेंट भी इंडिया का है और सिटीजन भी इंडिया का। क्या ड्यूअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल बट ड्यूअल रेजिडेंटशिप इज नॉट पॉसिबल। ड्यूअल रेजिडेंटशिप मिलना बोझ है। जितने ज्यादा जगहों का रेजिडेंट हुआ मैं अगर, तो उतनी ज्यादा टैक्स दूंगा उतनी सरकारों को, और सिटीजन हूं मैं तो उतने मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल रहे हैं। तो सरकार को सिटीजन बनाने में नुकसान होता है। अगर मैं तुम्हें सिटीजन बनाऊंगा तो फ्री राशन देना पड़ेगा, फ्री ये देना पड़ेगा, फ्री आयुष्मान देना पड़ेगा, और रेजिडेंट बनाऊंगा तो तुम्हारी कमाई में मैं टैक्स लूंगा। तो सरकार रेजिडेंट किसी को भी आराम से बनाने को तैयार हो जाती है, सिटीजन नहीं बनाती है। और इंसान सिटीजन आराम से बनना पसंद करता है, रेजिडेंट नहीं। दोनों में फर्क ये होता है बेटा। क्या? हाँ, अब सुनने में आया है, आइडिया नहीं है सच है या झूठ, विराट कोहली रहता कहां है? भारत। कमाई कहां करता है? भारत। तो वो भारत का रेजिडेंट है, पर मुझे नहीं पता है सच है नहीं। लोग कहते हैं उसने यूके की सिटीजनशिप ले रखी है, शायद ऐसा कुछ सुना है मैंने, मुझे नहीं पता बेटा। मैं अब जोड़ से, अगर ऐसा है तो वो सिटीजन कहां के हैं? यूके। पर रेजिडेंट कहां के हैं अभी फिलहाल? इंडिया। अगर ऐसा सच नहीं है तो वो रेजिडेंट कहां के हैं? इंडिया। और सिटीजन भी कहां के हैं? इंडिया। ठीक है। पर जब हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो मुझे सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंट हम किस पर्सन को कहते हैं? एनी पर्सन whose period of stay is 1 year or more and his economic interest, that is उसकी earning, also lie in that country। दो कंडीशन है, तो अगर ये दोनों कंडीशन कोई आदमी मिला के पूरी करता है तो वो उस देश का रेजिडेंट है जहां वो रह भी रहा है, कमा भी रहा है। अब मैं अपनी बात करता हूं, मेरे भारत में पीरियड ऑफ स्टे कितना है? 1 साल से ज्यादा। अब मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? भारत। तो मैं भारत का रेजिडेंट हूं। मैं वोट कहां करता हूं? भारत। तो मैं सिटीजन भी भारत का हूं। तो मैं एक ही जगह का दोनों भी हो सकता हूं, और ऐसा भी हो सकता है एक का सिटीजन एक का रेजिडेंट। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्या जरूरी है कि दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो? अगर वन कंडीशन इज फुलफिल्ड इन वन कंट्री और सेकेंड कंडीशन इज फुलफिल्ड इन अदर कंट्री, देन व्हाट? तब क्या? तब कहां का सिटी रेजिडेंट माना जाऊंगा मैं? किताब में रखवा देते कि पढ़ने जा रहा है तो भारत का रेजिडेंट रहेगा, इलाज कराने जा रहा है तो, अरे कंडीशन तो और भी 1000 हो सकती हैं, या वही 3 कंडीशन थी कि पढ़ने क्या, इलाज कराने क्या, घूमने क्या, और नहीं हो सकती? कि एक कंडीशन रह कहीं और रहा है, कमा किसी और देश में रहा, एक कंडीशन एक देश में, दूसरी एक देश में। अब एक में रहना, एक में कमाना, क्यों नहीं हो सकता? मैं गाजियाबाद में रहता हूं पर अमेरिकन एम्बेसी में काम करता हूं, तो मेरी अर्निंग कहां है? अमेरिका में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भाई अमेरिका में, और
रह कर रहा हूं भारत में, नेपाल बॉर्डर पे बहुत सारे नेपाल के जो सिटीजन है सुबह आते हैं, भारत की फैक्ट्री में काम करते हैं, भारत चले जाते हैं वापस शाम को। बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया के हैं, नेपाल में होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सुबह भाई स्कूटी से नेपाल गए, वापस आ गए भारत। तो अब कमाई कहीं रह कहीं ना हो। अब ऐसे में मैं काम था, या विदेश में कोई बच्चा पढ़ने गया है, रह विदेश में रहा 3 साल से, पर खर्चे सारे भारत से चल रहे हैं। अब तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन जहां का सिटीजन है वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। दैट्स इट। ये रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है, क्रू मेंबर है, ये मेंबर है, वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। दैट्स इट। अब मेरे एग्जांपल में मैं गाजियाबाद रहता हूं और अमेरिका एम्बेसी में काम करता हूं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ स्टे इंडिया, अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन यूएसए, मैं रेजिडेंट काम कहलाऊंगा। भारत का खत्म झारखंड सही है, क्लियर। सातवां, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कुछ ध्यान है? इसे हम क्या कहते थे? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसे कहते थे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ध्यान है? इसे क्या कहा जाता है? बेटर पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, नॉट ट्रू पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। क्या था रियल जीडीपी में? ध्यान दो, यहां पर हम लेते थे करंट ईयर प्रोडक्शन, यहां भी लेते थे करंट ईयर प्रोडक्शन। डिफरेंस कहां था? यहां आता था बेस ईयर प्राइस और यहां आता था करंट ईयर प्राइस। तो अगर 2 सालों में चेंज हो तो रियल जीडीपी में क्या क्या बदलता है? केवल प्रोडक्शन। और नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन भी और प्राइस भी। याद आ गया? गुंजन जी इको नहीं देनी क्या? कभी आती हो कभी गायब, कैसे चलेगा बेटा? क्या डेट आई है एग्जाम की? ऐसा कैसे हो जाएगा? डेट नहीं है एग्जाम की, तेरी पता लग गई नहीं अभी? 11 दिखा दिया ना। तेरे एग्जाम की डेट क्या आई है? अरे बाकी सबकी पता लग गई, तेरी किसी को बेटा देखना आता है? वो क्या बताना जरा इसका भी देखकर कि कब डेट में एग्जाम पढ़ रहा है। एप्लीकेशन नंबर है? एक लास्ट चीज जोड़ देता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन रेट, ये सब एक ही चीज के नाम थे। क्या फॉर्मूला था? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाऊं,
11वीं क्लास में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता था स्टेट्स में, इंडेक्स नंबर, सबसे आसान चैप्टर था, P1 अपॉन P0 और ये सब आसान था। वहां में आपको एक बेस लिखवाता था, इंडेक्स नंबर का बेस होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये मैं बेस बोलता था, और फिर मैं इसी में क्वांटिटी जोड़ता था कि लास्ट पेयर है, दैट इज लास्ट ईयर, तो Q0, पास्ट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर, Q1, ऐसी कर रहा था ना। ध्यान देना एक चीज, मैं इस फॉर्मूले को खोलता हूं, अगर नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर प्राइस। ध्यान से सोचो, तो ये वही तो फॉर्मूला बन गया, इंडेक्स नंबर, हाँ या ना। तो क्या हुआ, यूनिट कट गई, प्राइस का चेंज दिख गया। चलो भैया, यानी एक दिन और लगेंगे अभी इको के नोट्स में, क्योंकि मनी बैंकिंग भी साथ जोड़ना है। ये कौन बोलेगा? आज वो शुरू कराना है अकाउंट में, क्या कहते हैं, फंडामेंटल। बेटा एक बार चलिए जरा देखिए। भैया मेरे पढ़ ले हो, थोड़ा साइड अभी पढ़ेगी कितना, आधा घंटा सारा पढ़े। हेलो, हाँ जी सर बताइए आप। हेलो, बस सर भैया 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बस 1 मिनट।